पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए एक तीर से दो शिकार किए। पहला, गठबंधन के साथियों को संदेश कि गठबंधन में रहना घाटे का सौदा है। दूसरा, देश की जनता को ये संकेत कि अवसरवादी गठबंधन है जो चुनाव बाद सत्ता के लिए टूट जाएगा। अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले फिर छुरियां भी निकलेगी। नाम और काम की लड़ाई अभी और बढ़ेगी। संसद में सबके तेवर जनता ने देख ली। गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। अभी सड़कों पर और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। 3 दिनों तक चली अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष को हासिल क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के धारदार आरोपों के चलते विपक्ष संसद से वॉकआउट कर गया। दूसरे, पता था विपक्ष को कि लोकसभा में संख्या बल भी साथ नहीं है और प्रस्ताव में उनकी हार ही होनी है। इसके बाद भी प्रस्ताव लाया गया। आखिर इसके पीछे विपक्ष की रणनीति क्या रही? दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। प्रधानमंत्री के जवाबों के बीच सदन छोड़कर जाना पड़ा। सत्ता पक्ष की ओर से तीखे प्रहारों का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पर भी हार का मुंह देखना पड़ा। विपक्ष ने फिर मॉनसून सत्र से पाया क्या? विपक्ष का तर्क है कि ये लड़ाई नंबर गेम की थी ही नहीं, जो मकसद था वो पूरा हुआ। सिर्फ ओपीएम वाला लाइन निकाल दिया। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी। It reminded me the 1926 Act of Kolkata Corporation. लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं। ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। संसद में बार बार गठबंधन इंडिया की गूंज सुनाई देती रही। सत्ता पक्ष ने बार बार गठबंधन के साथियों को उकसाया, लेकिन हर घटक साथ बना रहा। कम से कम 2024 के चुनावों से पहले गठबंधन की एकता का एक टेस्ट हो गया। ये चाहते हैं कि जो भी आवाजें बोलने वाली हैं सरकार के खिलाफ, उनको बस मुंह पे ताला लगा दो, इस संसद को खत्म करो। सारा बवाल यही होता है। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे। कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन, आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। लेकिन मणिपुर की दंगा, मणिपुर विपक्षी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव तो लाया था मणिपुर मुद्दे पर, लेकिन इस दौरान उसने वादी मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। रोजगार के मामले में सरकार पर फेल होने का आरोप, बेलगाम महंगाई पर सरकार के फेल होने का आरोप, महिलाओं की स्थिति पर सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप, किसानों की समस्याओं की तरफ से सरकार पर अनदेखी का आरोप, मणिपुर के जरिए सरकार की डबल इंजन सरकार पर प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं। इसके अलावा
विपक्ष को उम्मीद शायद पुराने एक इतिहास से भी है। बात 2 दशक पहले से शुरू होती है। तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तब 2003 में आम चुनाव से 9 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब 2024 के आम चुनावों के हिसाब से 8 महीने पहले लाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अविश्वास प्रस्ताव शान से जीता था। नरेंद्र मोदी भी अविश्वास प्रस्ताव आराम से जीत चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में हुए आम चुनावों में जनता का विश्वास नहीं जीत सके और एनडीए की हार हुई। 20 साल बाद विपक्ष की यही कोशिश है कि इतिहास शायद खुद को फिर से दोहराए। 24 सीटें हैं एनडीए के पास, बीजेपी के पास, जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती गई है। 140 सीटें हैं जो करीब करीब 2 लाख 3 लाख वोटों से ज्यादा जीती गई है। तो इस तरह की वोट हैं। यदि दूसरी तरफ देखें तो जो 190 सीटों 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला हुआ था, उसमें 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो उसमें से वो कितनी सीटें निकल पाती हैं? इंडिया वर्सेस एनडीए का मुकाबला यदि क्षेत्रीय दलों से देखें, यानी जो राज्यों में दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो या डीएमके हो या तमाम तरह बीजेडी है और तमाम तरह की पार्टी, तो कांग्रेस के मुकाबले जो क्षेत्रीय दल है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मजबूती से मुकाबला दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष के पास कहने को है कि उसने सरकार को घेरा और सरकार सवालों से बचती नजर आई। जनता के बीच वो इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर ले जाने के लिए तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए जनता के बीच अपना पक्ष रखने का एक जरिया था। लेकिन सवाल यह भी है कि अविश्वास की लड़ाई में जनता का विश्वास किसके साथ होगा? 2014 के कार्यकाल को लेकर विपक्ष ने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की मोर्चा तो निकल के रहेगा, यही पब्लिक की डिमांड है। एक्सक्यूज मी, पब्लिक की डिमांड है जबरदस्त डिस्काउंट और धमाकेदार ऑफर। जियो मार्ट ग्रैंड इंडिपेंडेंस सेल 12 से लेकर 16 अगस्त तक। यहाँ पाओ शॉपिंग पर अप टू 80% ऑफ। My name is Arnav Mishra and in this civil services examination of 2022 I have secured rank 56 and I had the optional subject sociology. So regarding sociology and regarding आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। गरीब, किसान, महिला सुरक्षा, रोजगार, कारोबार को लेकर विपक्ष ने 2018 में सरकार को घेरा और 20 जुलाई 2018 को विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर तकरीबन 11 घंटे की जोरदार बहस हुई। मेरा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने मूव किया था, माफी मांगनी पड़ेगी। आपने कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने वापस कहा है आपको देश से माफी मांगनी। वोटिंग का समय आया तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 325 वोट पड़े थे, जबकि समर्थन में सिर्फ 126 वोट ही पड़े। सरकार भारी बहुमत से जीती। कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, फाइलों का तौर तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास